नमस्कार। चीन से जारी तनातनी के बीच आज दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है। दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की स्तर की बातचीत को इस बार भारतीय क्षेत्र के चुशूल में रखा गया है। इससे पहले दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत 22 जून और 6 जून को LAC के करीब चीन के हिस्से वाले मोल्डो में हुई थी। पहली बार 6 जून को कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी। इसमें दोनों पक्ष कई स्थानों पर पीछे हटने के लिए सहमत हो गए थे। भारत ने तब चीन से LAC पर 4 मई से पहले की अपनी सैन्य पोजीशन पर लौटने के लिए कहा था। तो इस वक्त हम आपको बता दें, भारत और चीन के कमांडर्स के बीच वार्ता चल रही है। ये तीसरे दौर की बातचीत है और हमारे साथ इसी खबर पर अरुण सिंह हमारे संवाददाता और साथ ही हमारे संवाददाता संदीप बोल हैं। सबसे पहले अरुण, इस बैठक को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि सबके मन में यही सवाल है कि आखिर इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है। देखिए नेहा, इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा है उसमें सबसे पहली बात यह है कि जो 6 जून और 22 जून को लगभग 11 घंटे लंबी बातचीत हुई थी। जो 14वीं कोर के कमांडर हैं हरिंदर सिंह, जो भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके साथ जो चीन के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की बातचीत हुई थी, उसमें डिसंगेजमेंट की बात हुई थी कि आप जिस पोस्ट पर पहले से रहते आए, यानी अप्रैल और मई में 5 मई के पहले जहां तक आपकी पोस्ट थी वहीं पर आप रहिए, जहां तक हम रहते थे हम रहेंगे। जो एडवांस स्ट्रक्चर कुछ खड़े करने की कोशिश की गई है चीन की तरफ से, उस जगह पर जो डिमार्केटेड क्लियरली नहीं है, यानी चाइनीज एक्चुअल कंट्रोल जो लाइन वो मानते हैं और जो हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानते हैं, जहां पर विवाद है वहां पर कुछ जगहों पर अगर अतिक्रमण करने की कोशिश की है या ज्यादा संख्या में सेना की तैनाती आपने कर दी है, उसको कम करिए, सेनाओं को पीछे हटाइए। और एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात हुई थी कि हम एग्रेशन कम करेंगे सीमा पर, हम सैनिकों का जमावड़ा कम करेंगे, हम जिन चीजों की जरूरत नहीं है, जैसे तोपों की जरूरत नहीं है सीमा पर, जैसे आर्टिलरी की जरूरत नहीं है, टैंक की जरूरत नहीं है, उनको क्यों जमावड़ा कर रहे हैं। बहुत ब्रॉड एक जो है बातचीत होने वाली है। और इस वक्त जो इंडियन साइड है वहां पर चुशूल में बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि 6 जून और 22 जून को जो मामला सुलझा नहीं था शायद अब सुलझ जाए। ठीक है अरुण, आपकी इसी बात को आगे ले जाते हुए संदीप, आप मेरे साथ हैं और दिल्ली से आप रिपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली में इस वक्त इस बैठक को लेकर संदीप किस तरह का माहौल है, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? भारत सरकार इस बैठक को किस तरह से अप्रोच कर रही है और इसको लेकर कितनी उम्मीद लगा रही है? देखिए, उम्मीद इस बात से लगाई जा रही है क्योंकि जो दोनों देशों के कमांडरों के बीच 22 तारीख को सहमति बनी थी, वो ज़मीन पे कितनी उतरी है इसको लेकर कहीं ना कहीं अब वहाँ पे चर्चा होगी। और ख़ास तौर पे कि चूंकि बैठक शुरू हो चुकी है और ये बैठक जो है भारत की तरफ से बुलाई गई है और ये वजह जो है बैठक बुलाने की है कि जो 8 दिन यानी 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बीच का जो समय है उसमें दोनों देशों की सेना ने जो 22 तारीख को बातचीत हुई थी उसमें कितना कदम आगे बढ़े हैं। जो जानकारी मिल रही है कि चीन ने बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे जो है अपनी गतिविधियों को जो है कम नहीं किया है। जो सहमति बनी थी कि जो वहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है उसको कम किया जाए, जो वो हमारे इलाके में आके बैठे हैं कुछ ऐसी जगह पे है पेंगोंग त्सो में, वहाँ से पीछे जाएं। कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर जो बनाए गए हैं उनको जो डिसमेंटल किया जाए। तो अभी जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से चीन ने 22 तारीख को जो बातचीत हुई थी, सहमति हुई थी, उसको ग्राउंड पे पूरी तरीके से अभी तक नहीं उतारा है। और यही चीज जो है भारत की तरफ से कहा जाएगा वहाँ पे कि जो सहमति हुई थी उसके हिसाब से आपको स्पीडी तरीके से जो है कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि तब भी यही कहा गया था अपना पक्ष जो है बहुत खुल करके चीन के सामने रखेगा और उम्मीद करेगा कि चीन की तरफ से इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो बातें पहले कही गई थी उन बातों के ऊपर कम से कम चीन कायम रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, लद्दाख से हमारे साथ सीधे हमारे संवाददाता अरुण मौजूद हैं, दिल्ली से इसी खबर पर संवाददाता संदीप हैं। आप दोनों हमारे साथ रहिए क्योंकि चीन की चाल को भांपकर भारत ने लद्दाख में बड़ी तैयारियों का फैसला किया है। लद्दाख में भारतीय सेना ने बड़ी तैयारी का सिलसिला शुरू कर दिया है। अपनी तैयारियों के मद्देनजर भारत ने वायुसेना के इस्तेमाल का फैसला लिया है ताकि किसी भी मुश्किल हालात में वायुसेना से फौरन मदद ली जा सके। मई के दूसरे हफ्ते से भारतीय वायुसेना के लगभग सभी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा LAC पर सैनिकों की तैनाती के साथ साथ
MI-17 और अमेरिका से लिए गए हेलीकॉप्टर चिनूक को भी तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, थल सेना के तमाम साजो सामान के साथ साथ टैंक, तोपखाना और गोला बारूद भी लेह, थायूस और सेना के दूसरे बेस तक पहुंचा दिया गया है। LAC पर चीन की सेना की तमाम हरकतों पर नजर रखने के लिए भारतीय वायुसेना और थल सेना ने सर्वेलांस भी तेज कर दिया है। चीन की चाल को भांपकर कैसे भारत ने अपनी तैयारियां की हैं, वो आप देख रहे हैं। भारतीय एजेंसियों को इस बात का आभास हो गया था कि चीन तिब्बत के इलाके में हर साल होने वाले युद्धाभ्यास के बाद अपनी सेना के साथ वहीं डटा है और इसीलिए अब भारत ने इस तरह की तैयारियां की हैं। संदीप का हम सीधे रुख करेंगे इसी खबर पर। संदीप, जिस तरह से LAC पर भारत ने अपनी तैयारियों को बीफ अप किया है, सर्विलांस सिस्टम लगाया है, क्या इसको किस तरह से देखा जाए? ये भारत की चीन के प्रति रणनीति को कैसे दर्शाता है? देखिए, चीन जो है उसकी फितरत सबको पता है। भारत जो है उसकी किसी भी एक एक मूवमेंट पर जो है हमेशा पैनी नज़र रखता है। बताया जा रहा है कि चीन जो है भारत से सटी जो तिब्बत का इलाका है वहाँ पे जो है हर साल एक्सरसाइज करता है, युद्धाभ्यास करता है, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में जो है अपने सैनिकों के साथ आता है। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि जब सैनिक के लिए अभ्यास हुआ उसके बाद वो वहाँ से गया नहीं, उसके उसका जो पूरा अमला था वो वहीं पर ही मौजूद था। तभी से जो है सुरक्षा एजेंसियों का माथा ठनका कि हो सकता है कि चीन इस बार कुछ ऐसी चीजें कर सकता है जो कि आगे दिक्कतें हो। और जिस तरीके जमावड़ा बनाया हुआ था उससे लग रहा था कि चीन काफी लंबी तैयारी से आ रहा है। उसी के मद्देनजर जो है बैठकों का दौर शुरू हुआ और मई के पहले हफ्ते में ही जो है तय किया गया कि अब हमारी तैयारी होनी है। और उसके बाद तो संदीप, जैसे आप कह रहे हैं कि भारत ने बहुत साफ तौर पर देखा कि चीन जो है अपनी बातों को नहीं रख रहा है और इसीलिए भारत की तरफ से ये तमाम तैयारियां। संक्षेप में अरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप लद्दाख में हैं, LAC पर इस वक्त किस तरह की स्थिति है? भारत की तैयारी कैसी दिख रही है? देखिए, जो कुछ भी आपने बताया था कि हमारे जो रणनीतिक हथियार हैं वो कहाँ तैनात हैं, कितनी मात्रा में तैनात हैं, सारी बातें सही हैं। अगर सुबह आप यहाँ सो करके उठना नहीं चाहेंगे तो भी आपको 6 से 7 बजे के बीच में उठना पड़ेगा, क्योंकि Su-30 और MiG-29 ये दोनों जब आकाश में उड़ान भरते हैं पेट्रोलिंग के लिए तब आपके कान के पर्दे फट जाते हैं। इसके अलावा आप चिनूक की बात करिए, आप अपाचे की बात करिए, आप तोपों की बात करिए, आप आर्टिलरी की बात करिए, आप जिस किसी भी मिलिट्री एसेट की बात करेंगे वो सब कुछ इस इलाके में है। लेकिन कहाँ है, कितनी मात्रा में है, कब कहां जा रहा है, ये हम जानकारी साझा नहीं करेंगे किसी के साथ, क्योंकि ये राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। हम लद्दाख में वो सब कुछ देख पाते हैं जो आपने अभी सिलसिलेवार तरीके से बताया कि क्या चीजें हमारी कहां पर है और मूवमेंट कहां। और आप बता रहे हैं उनकी सुरक्षा कारणों से वो तमाम जो जानकारी है उसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अरुण, आप और संदीप दोनों हमारे साथ रहिए, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आज शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से बात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह और मार्क एस्पर क्षेत्रीय सुरक्षा के मसले पर फोन पर चर्चा कर सकते हैं। तो क्षेत्रीय सुरक्षा के मसले पर फोन पर बातचीत हो सकती है इन दोनों नेताओं के बीच। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की फोन पर अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से बात हो सकती है। इस बीच हम आपको बता दें कि बड़ी खबर ये भी आ रही है और वो पाकिस्तान से आ रही है, जहां काम कर रही चीन की कंपनियों ने अपने मुस्लिम कर्मचारियों के नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान में इससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि चीन की कंपनियां काम के बीच में नमाज पढ़ने से रोक रही हैं। पाकिस्तान के कई धर्मगुरुओं ने नमाज पढ़ने से रोकने पर चीन की कंपनियों का विरोध किया है। चीन में पाकिस्तानी कंपनियों की इस कार्रवाई का जमकर विरोध शुरू हो गया है। धर्मगुरुओं का कहना है कि पाकिस्तान में काम कर रही चीन की कंपनियों को वहां के कायदे कानून मानने चाहिए और लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन चीन की कंपनियों में काम करने वाले लोगों को डर है कि अगर वो नमाज पढ़ने जाएंगे तो उन्हें नौकरी भी गंवानी पड़ सकती है। तो चीन की कंपनियों का विरोध काफी बढ़ गया है। हम सीधे रुक करेंगे इसी खबर पर संवाददाता संदीप बोलका। संदीप, इस खबर को किस तरह से देखा जाए, जहां पर चीन बहुत बड़ी मात्रा में पाकिस्तान में अपना काम कर रहा है, चीन से काफी पाकिस्तान को सहयोग मिलता है, लेकिन चीन के इस नए आदेश के बाद पाकिस्तान में काफी नाराजगी है चीन को लेकर।
बिल्कुल, देखिए दो चीज़ों में मैं समझाना चाहूँगा। एक तो चीन जो है जिस तरीके से अपने इलाके में खासतौर पे जिनजियांग प्रांत में जो उइगर मुस्लिम के साथ जो है अत्याचार करता है, उनको नमाज पढ़ने में पाबंदी लगाता है, उनको जो है इस्लाम जो है उनका उससे जो है अलग करने की कोशिश करता है और उनके जो नियम है उसको फॉलो करने की बात करता है। इस चीज़ को लेकर कभी पाकिस्तान की तरफ से जो है ऑब्जेक्शन नहीं किया गया और अब जो है जब चाइना उन्हीं के इलाके में खड़े होकर उन्हीं के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, सीपैक के लिए काम कर रहा है, बहुत पैसा जो इन्वेस्ट कर चुका है और अब ऐसे में उसको ये लगता है, चीन को लग रहा है कि ये लिबर्टी जो है उसको मिल गई है और वो किसी तरीके की कैसे भी जो है जो वहां पे हरकत कर सकता है, वहां पे लोगों को नमाज पढ़ने से रोक सकता है, नौकरी जाने का बात है कि चीन के लिए अब मुश्किलें बढ़ रही हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी चीन को लेकर नाराजगी है। अरुण, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये तमाम चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं चीन को बैकफुट पर रख रही हैं, जहां अमेरिका हो, कुछ हद तक पाकिस्तान हो और अब भारत भी कहीं ना कहीं चीन की जो चालबाजियां हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं और उसको पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं? देखिए, चीन की मुस्लिमों के प्रति जो नीति है वो किसी से छुपी नहीं है। जैसा कि संदीप बता रहे थे, यहाँ से लद्दाख में मैं खड़ा हूँ, इससे जो सटा इलाका उनका शिनजियांग प्रांत है जहाँ पर वीगर मुस्लिम रहते हैं। 10 लाख वीगर मुसलमानों को एक तरह से बंधक बनाया हुआ है, उन्होंने कैंप में रखा है। वो ओसामा, अहमद, मोहम्मद इस तरह के नाम नहीं रख सकते, वो सार्वजनिक रूप से रोजा नहीं रख सकते, वो नमाज नहीं पढ़ सकते। और जब आप सर से लेके पैर तक चीन के कर्ज में डूबे हुए हों तो आपके देश में भी चीन अपनी ही चलाएगा। पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए, जितना जल्दी वो समझ लेता। जैसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में उन्होंने हमारे कश्मीर का हिस्सा दे दिया चीन को, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पास इतनी कुवत नहीं है कि चीन के किसी भी वो रुख का जवाब दे पाएगा। जब वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान को वीगर मुसलमानों की समस्या ही नहीं मालूम तो पाकिस्तान से उम्मीद क्या कर सकते हैं? लेकिन अरुण, कम से कम हम इतना तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के चीन के लिए ऐसी स्थिति बन गई है जहां फिलहाल उसके लिए हालात बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं है और ऐसे में कमांडर स्तर की चीन और भारत के बीच जो बातचीत है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप और अरुण, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच खबर है कि केंद्र सरकार चीन के 59 ऐप्स के अलावा कई और ऐप्स पर भी पाबंदी लगा सकती है। सरकार ने इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों को निर्देश दिया है कि पाबंदी वाले ऐप का डेटा रोकें। वहीं टिकटॉक समेत चीन के 59 ऐप्स को बैन करने के सरकार के फैसले के बाद गूगल ने अपने प्ले स्टोर और एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से टिकटॉक को हटा दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि सरकार इन 59 ऐप्स के अलावा चीन के कुछ और ऐप्स पर भी पाबंदी लगा सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगर पाया गया कि कुछ और ऐप भी देश हित के खिलाफ हैं तो दूसरे ऐप्स के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि चीन के कुछ और ऐप्स पर भी भारत सरकार पाबंदी लगा सकती है। इस बीच चीन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके तहत चीन के 59 ऐप्स पर पाबंदी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। टेलीग्राफ एक्ट के तहत सरकार इंटरनेट सेवा देने वालों को ऐप का डेटा रोकने को कह सकती है। अगले 24 घंटे में इस डेटा को रोक दिया जाएगा। डेटा रोकने पर अब पुराने वीडियो ही दिखेंगे। सभी प्रतिबंधित 59 ऐप अब अपडेट भी नहीं होंगे। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से इन ऐप्स को हटा दिया गया है, लेकिन सभी प्रतिबंधित ऐप सरकार के सामने अपना पक्ष रख सकेंगे। इससे पहले गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में इन ऐप्स के उन दावों का खंडन किया था जिसमें कहा गया था कि सर्वर सिंगापुर में है और इनका डेटा चीन तक नहीं जाता। लेकिन एप्पल की एक रिपोर्ट में भी कहा गया कि इन ऐप्स का डेटा सुरक्षित नहीं है। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा जुड़ गए हैं। अमिताभ, इस खबर को किस तरह से देखा जाए? 59 ऐप्स को तो बैन कर ही दिया गया है, गूगल और एप्पल प्ले स्टोर से ये हटा दिए गए हैं, लेकिन यहीं पर ये कार्रवाई नहीं रुकेगी। भारत सरकार चीन के कुछ और ऐप्स को जो असुरक्षित माने जा रहे हैं उनको बैन कर सकती है। कुछ सरकार के संज्ञान में है और जहां तक जो कार्रवाई करने की बात है वो शुरू हो चुकी है। तमाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को कह दिया गया है कि इनके डेटा हटाने जो बैन किए गए हैं। साथ ही साथ
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनकी सुनवाई होगी और सरकार की एक समिति करेगी जो एक जिसकी अध्यक्षता एक ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी करता है और इसमें 2-3 मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। तो ये ऐप अपना पक्ष रख सकती है। उसके बाद समिति तय करेगी कि प्रतिबंध जारी रखा जाए, हटा दिया जाए। लेकिन सरकार ने सीधा संदेश और संकेत दे दिया है और जिस तरह से आदेश और निर्देश दिए गए हैं तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स को, हमें नहीं लगता है कि अब इन ऐप्स के पास कोई और उपाय बचा है, क्योंकि डेटा चोरी के साथ साथ डेटा यूजर्स के डेटा चोरी करने के साथ साथ आरोप इन पर यह भी लग रहा था कि पब्लिक ऑर्डर को ये कंट्रोल में नहीं रखने में मदद नहीं कर रहे हैं, सरकार की नहीं सुन रहे हैं, सारे सबका सर्वर सीधे चीन को रिपोर्ट करता है। ये तमाम चीजें जो सरकार को नागवार गुजरी और तमाम वार्निंग्स के बावजूद इन्होंने लगातार ये काम जारी रखा है और तो इसलिए मुझे लगता है कि अब ये सब कोई अंतरिम नहीं है, ये परमानेंट है, ये अभी हटने वाला नहीं है, ये जो भी बैन लगा है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। उधर भारत में टिकटॉक पर बैन लगने के बाद भारत में टिकटॉक के हेड निखिल गांधी ने एक लिखित बयान जारी किया है। टिकटॉक के बयान में कहा गया है कि टिकटॉक डेटा की सुरक्षा के लिए देश के सभी कानूनों का कड़ाई से पालन करता है। इस बयान में कहा गया है कि टिकटॉक पाबंदी के आदेश का पालन करने की प्रक्रिया का पालन कर रहा है। टिकटॉक ने यह भी कहा है कि उसने टिकटॉक के किसी डेटा को चीन सरकार समेत किसी भी देश की सरकार को नहीं दिया है। टिकटॉक के हेड निखिल गांधी ने बयान में कहा कि हम डेटा की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो बैन के बाद टिकटॉक ने बयान जारी किया है और हेड निखिल गांधी ने कहा है कि भारतीयों का डेटा चीन की कंपनियों के साथ शेयर नहीं किया जाता है। चीनी ऐप बैन करने के मुद्दे पर सवाल उठाने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर हमला बोला। नकवी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का रवैया ही जो है वो सवालिया घेरे में है। बैन हो रहा है चाइनीज ऐप, दर्द हो रहा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। क्यों इधर उधर जो है वो घुमा फिरा करके उस बैन को जो है वो पर जो है दुख अपना व्यक्त कर रहे हैं। जब जीतता है देश, जब अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान, अपनी सुरक्षा की रक्षा करता है और विजय पताका फहराता है, चाहे करगिल हो या और जगहों पर हो, तो वो कोई पार्टी नहीं फहराती, देश फहराता है। और मोदी जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि ये लड़ाई देश की लड़ाई है, बीजेपी की, कांग्रेस पार्टी की या किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। विजय जो है वो देश की विजय है। टिकटॉक पर बैन के सरकार के फैसले का स्वागत किया। मुस्कान ने कहा कि हमारे सैनिकों पर चीन का हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसके लिए चीन के सभी ऐप्स को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। आई स्टैंड बाय माई कंट्री। और ये जो इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है, चाइना इंडिया को अटैक कर रहा है और इंडिया में चाइना के इतने एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स हैं, तो हम लोग एक जन नहीं यूज करेगा। लाइक बीच में ऐसा होता है लाइक पीपल वो बॉयकॉटिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स और नहीं यूज करे तो एक दो जन करने से फर्क पड़ता है, बट ये सब चीजों को जड़ से निकालना बहुत जरूरी था और ये हमारे गवर्नमेंट के हाथ में था। तो हमारे गवर्नमेंट ने इसको बैन करके बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है एंड आई टोटली स्टैंड बाय इट। और दूसरी बात, चाइना ऐसे नहीं कर सकता है ना कि हमारे ही कंट्री को अटैक कर रहा है और हमारे कंट्री से ही पैसे कमाना चाहता है। कि ये डिसीजन बहुत ही अच्छा डिसीजन है जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लिया है, बिकॉज अगर हम चाइनीज़ ऐप यूज़ कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली। तो हमें चाइनीज़ ऐप को प्रमोट ना करके अपनी इंडिया को, अपने देश को प्रमोट करना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमारी गवर्नमेंट ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो बहुत अच्छा लिया है। ये बहुत पहले लेना चाहिए था, जब चाइना इतने अटैक्स कर चुका है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला इंसान है हमारी गवर्नमेंट में जिसने ये डिसीजन लिया। अमित शाह और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है ये बैन करके। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग ऐप बनाना चाहिए जल्द से जल्द। आई थिंक अगर अब वो बनाएंगे तो ही वो यूज़र्स उसको बैन कर पाएंगे, नहीं तो वो टिकटॉक ऐप के ऊपर इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो चुकी है तो कोई भी आई थिंक इस टाइम पे सब उसके अगेंस्ट नहीं होंगे। खुश भी हूँ, थोड़ा सा हाँ है कि शायद बंद नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि बंद हो गया, क्योंकि इससे हमें बहुत, जो हमारी कंट्री है, जो हमारे बच्चे हैं जो यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पढ़ाई छोड़ के वो सब टिकटॉक में ही लगे हुए हैं। मैं यूज़ करती थी लेकिन इतना नहीं कि मैं कंटिन्यूसली, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं संडे के दिन पूरा दिन लगे हुए हैं टिकटॉक बनाने में। तो चलो होना तो चाहिए, क्योंकि अभी जो हो रहा है होना तो चाहिए, ज़रूरी है।
ताकि मतलब उनको भी थोड़ा सा पता तो लगना चाहिए ना कि अगर इकोनॉमिक फैक्टर से लिहाज से देखा जरूरी है। सर डिसीजन बोलो तो जो अच्छा लगेगा वही करेगा ना, जो हम लोग का नहीं है। हम लोग को करना चाहिए जो हम लोग का ऐप्स निकाल के उसका बाद बंद कर दे तो कोई कर नहीं, क्योंकि हम लोगों का जो वीडियो डालता हूँ वो भी वायरल होकर रखा है, कुछ लोग फॉलो भी करके रखा है, कमेंट शेयर हो रहा है, इसलिए और कुछ नहीं। आप चाहते हैं कि मतलब थोड़ा टाइम मिलता कि डेटा वेटा हम सेव कर लेते हैं? नहीं, डेटा वेटा सेव का बात नहीं है, हम लोग को ऐप्स देते फिर बंद करते हैं। बढ़ते हैं आगे। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में एक होटल के डिप्टी मैनेजर का अपनी महिला कर्मचारी को पीटने का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में नजर आया कि कैसे गुस्से में होटल के डिप्टी मैनेजर ने दफ्तर में अपनी सीट पर बैठी महिला को बालों से खींचकर फर्श पर गिरा दिया और फिर उसको लोहे के डंडे से पीटने लगा। इस दौरान वहां मौजूद दूसरे कर्मचारी महिला को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन डिप्टी मैनेजर का गुस्सा शांत होता नहीं दिखा और वो लगातार महिला कर्मचारी को पीटता रहा। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता इशाद खान जुड़ गए हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये पूरा जो प्रकरण है इसको किस तरह से देखा जा रहा है और पुलिस इस मामले में क्या कह रही है? हाँ, देखा जाए तो ये सिर्फ ये मास्क जो आजकल जरूरी है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जरूरी किया गया है कि बाहर जहां भी जाए मास्क पहनना जरूरी है। ये सिर्फ ये एक मास्क पहनो बोल के ऑफिसर को बोलने पर उसका गुस्सा आया। डिप्टी मैनेजर जो आंध्र प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट के है, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, उसके डिपार्टमेंट के डिप्टी मैनेजर है, वो जाके उस लड़की है आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट से काम कर रही है, आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट के तहत गवर्नमेंट में काम कर रही है, उसको लगातार पीटा, उस आयरन रॉड से ही पीटा। तो ये पूरा जो मामला है 27 तारीख को हुआ, लेकिन ये बाहर नहीं आया, जबकि आज जो बाहर आने के बाद जो है ना पुलिस ने उस पर केस दर्ज किया। केस दर्ज के बाद पूरी इंक्वायरी हुई। अब आज दोपहर के बाद जो डिप्टी मैनेजर भास्कर है उसको अरेस्ट करने वाले हैं, उसको पूरी सीरियस एक्शन लेने के। मगर देखा जाए तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में काम करने वाले जो एक आला अफसर जो डिप्टी मैनेजर है वो खुद मास्क नहीं पहनते हैं, और मास्क पहनने की जो बात की जाए वो मुलाजिम जो काम करने वाले हैं उस पर इस तरह से तो कहीं ना कहीं उनका दोहरा चरित्र भी दिखा रहा है। और जैसा आपने कहा इसाक कि इस पूरे मामले में अब पुलिस उनको दोपहर बाद गिरफ्तार करेगी। बढ़ते हैं आगे। चीन विवाद और कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन शाम 4 बजे होगा। कोरोना काल में ये पीएम मोदी का देश के नाम छठा संबोधन होगा। इससे पहले किए गए अपने संबोधनों में पीएम मोदी ने कई बार देश के लोगों से कोरोना से बचने के लिए नियमों का पालन करने की अपील की थी। पीएम मोदी ने हर बार देशवासियों से कहा था कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। कोरोना काल में पीएम मोदी ने देश को कई बार संबोधित किया। आपको याद होगा पीएम मोदी ने पहली बार 19 मार्च को देश को संबोधित किया था। इसमें उन्होंने 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू की अपील की थी। इसके बाद 24 मार्च को पीएम मोदी ने देश भर में पहले लॉकडाउन का ऐलान किया था, जो 21 दिनों का था। 3 अप्रैल को पीएम ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान में लोगों से 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट तक दीप जलाने की अपील की थी। 14 अप्रैल को किए गए संबोधन में पीएम मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था और 12 मई को उन्होंने कोरोना काल में देश के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। मनी कंट्रोल प्रो ने एक स्पेशल ऑफर पेश किया है, जिसके जरिए आप भी भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। मनी कंट्रोल प्रो पर आपको मिलेंगे टेक्निकल एनालिस्ट से स्टॉक पिक्स। मनी कंट्रोल प्रो को आप सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड PRO365 का इस्तेमाल कीजिए।